भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसमें उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य। ऐसे में हर 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो जनसंख्या के बीच उत्सुकता जरूर होती है। वैसे उत्सुकता इस चीज़ की भी होती है कि सरकार के पिछले 4.5 साल का कार्यकाल किस तरह से रहा, सरकार ने कितनी जनहित की नीतियाँ की और जनता के बीच उसका विश्वास कितना कायम हो पाया। तो अब जब सरकार अपने 4.5 साल पूरे कर चुकी है और चुनाव आने में उत्तर प्रदेश के लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है, तो निकले हैं हम जनता के बीच थोड़ा जानने समझने, जनता की राय जानने कि उन्हें पिछले 4.5 साल का यूपी सरकार का यानी कि योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा। आइए जानते हैं। सर, स्वागत आपका। पहले आपसे पूछ लेते हैं, उत्तर प्रदेश में करीब 4 साल पहले जब योगी सरकार आई थी, बहुमत के साथ आई थी, एक सत्ता परिवर्तन के साथ आई थी, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। हालांकि इस बीच कोरोना भी आया और तकलीफें भी आईं, लेकिन फिर भी अब जनता जब वोट डालने जाएगी 6 महीने बाद, तो वो ये ज़रूर सोचेगी कि पिछले 5 साल हमारे कैसे बीते। आप कैसे लेते हैं इस कार्यकाल को? इस कार्यकाल को बहुत ही अच्छा लेते हैं। सबसे बड़ी अच्छाई तो कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था के मामले में 100% खरी उतरी है गवर्नमेंट, कोई दो राय नहीं। और अगर हम कहें कि विरोधी दल इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगाते हैं, इस बात को लेकर काफ़ी सारी बातें भी कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ठीक काम नहीं हो पाया, बाकी जो निर्माण कार्य थे वो नहीं हो पाए, योगी सरकार अपनी कौन कौन सी उपलब्धियां गिनाएगी, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, विकास के मामले में हर गवर्नमेंट का अगर आकलन किया जाए तो विकास के मामले में भी अव्वल निकलेंगे। भाई 2 एक्सप्रेसवे बनवा के समाजवादी पार्टी ने अपने को बिल्कुल शो कर दिया कि हम बहुत 2 एक्सप्रेसवे बनवाए हैं। इस गवर्नमेंट ने 2 कंप्लीट कर दिए और 3 पे काम चल रहा है इनका, तो उसमें भी इनकी उपलब्धि उनसे ज़्यादा है। कानून व्यवस्था में उपलब्धि इस गवर्नमेंट की ज़्यादा है। सारी चीज़ें हैं। कुछ दैवीय आपदा रही कि उस नाते से गवर्नमेंट बीच में काम नहीं कर पाई, अगर उसको भी ले लिया जाए तो उनसे तो ये 300 गुना आगे चल रहे हैं। आपके हिसाब से जो दैवीय आपदा में हमें एकदम से काम करना पड़ा, उस लिहाज से अच्छे हैं। आप कितना सहमत है सर की बातों के साथ कि सरकार के पक्ष से किसके फेवर में आप? सरकार के पक्ष में, हाँ, योगी जी के सरकार में। योगी जी की सरकार बीजेपी के लिए कहेंगे। योगी पहले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, तो इस लिहाज से बीजेपी देखती है कि कुछ मजबूती तो हमने पकड़ी है, लेकिन अभी भी 6 महीने बाकी हैं। उस वक्त आपको कितना लगता है, कितना फेवर में जाएगी जनता? 99% फेवर में जाएगी। आपसे भी अगर हम कुछ पूछना चाहें, पिछले 4.5 साल में बीजेपी की सरकार यूपी में रही है, इस 4.5 साल को किस तरह से आंकते हैं आप? नहीं, इस कार्यकाल में अच्छा योगी जी ने किया, सब कुछ अच्छा किया है। हाँ। काम अच्छा किया। जी सब कुछ। योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की अगर बात करें, जैसे कि विपक्ष कहता है कि अगर आप 4.5 साल में अच्छा काम किया है तो कुछ बताइए, आप किस किस चीज़ का फेवर करेंगे? गुंडागर्दी बहुत कम हो गया है सब कुछ यूपी में, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ करता था समाजवादी पार्टी में, और कॉलेजेस भी बने, मेडिकल कॉलेजेस भी, सब कुछ। हाँ, यही सब है। जी जी। बात अगर कोविड कार्यकाल में किस तरह का काम किया गया, दूसरी लहर में किस तरह का काम हुआ, उस पर क्या बोलेंगे? दूसरी लहर में ठीक था, मतलब उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन जिन्होंने पूरा प्रयास किया और फिर काबू पाया उस पर, अच्छा किया, ओवरऑल अच्छा किया। जी। मतलब आप अगर 10 में से बोला जाए तो इन 4.5 साल के कितने मार्क्स देंगे? 8। अच्छा है, बहुत अच्छे मार्क्स दिए आपने। और भी लोगों के साथ बातचीत कर लेते हैं। योगी सरकार की चर्चा कर रहे हैं हम, पिछले 4.5 साल के कार्यकाल की। निकले हैं जनता के बीच में कि कुछ जनता की राय जान लें कि जनता ने 4.5 साल को कितना समझा है। कितने मार्क्स देंगे आप और क्या क्या उपलब्धियां गिनाएंगे, क्या कहेंगे? मैम देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये है कि जो भी है अब उनके हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं, उनको लग रहा है अच्छा कर रहे हैं तो ठीक, अच्छा है, आगे भी करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हर आदमी टैक्स पे कर रहा है, हर आदमी चाहता है कि एजुकेशन अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, वुमेन की सेफ्टी अच्छी हो। तो ये 3, 4, 5, 6 पैरामीटर्स है जो नॉर्मल हर आदमी, बाकी पर्सनल कॉस्ट तो अलग है, लेकिन हर आदमी यही चाहता है, तो उसको बेटर करें और वो कर भी रहे हैं। आई नो दे आर डूइंग वेरी वेल और आगे भी करते रहेंगे, तो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। पिछले 4.5 ईयर्स ये पूछना इसलिए भी ज़रूरी बनता है क्योंकि योगी सरकार किसी सपोर्ट से नहीं बनी थी, बहुमत के साथ बनी थी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जनता ने उन्हें पसंद किया था, वोट किया था। अब जब वो 5 साल ख़त्म होने पे हैं तो आप किस तरह से आकेंगे? See, I'm not into too much of politics, but one thing I have seen, like especially during pandemic,
the things and the steps he has taken, for that I will really recommend him. Like he has done a commendable job. एंड हाँ, अब इवेंचुअली जो वैक्सीन्स का भी किया मोदी सरकार ने पूरा करा कि फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में यही मेंटालिटी है, जब तक कुछ फ्री नहीं होता तो तब तक कोई लोग लगवाने या करवाने नहीं चाहते. तो ये एक एक्सपेक्ट मैं ज़रूर मैं कहूँगी. और हाँ, विमेन की सेफ्टी अभी भी क्रिटिकल है, यू नो दैट वेरी वेल. एंड स्पेशली यूपी में तो जो गुंडा राज हमेशा से चला है, इसलिए बाकी मुझे और कुछ कमेंट नहीं करना. जो मुझे दिखा दैट वाज गुड. अच्छा, एक चीज़ ये भी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे सिविलाइज लोग होते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को आंकते हैं कि इससे पहले के 5 साल कैसे थे, उनमें कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या क्या नीतियाँ बनाई गई, कौन सी पॉलिसीज हमारे फेवर में रहीं, और इस गवर्नमेंट में कौन सी बनी, उसके लिए क्या कहेंगे? Actually, I have been here since past 4 years only, so I don't know anything before that. But हाँ, ये पता है कि like अगर पेंडेमिक का ही मैं कहूँगी ज़्यादा जो मुझे दिखा कि जो steps as compared to other government in other states they have not taken what Yogi did. And in some cases like चाहे वो ब्राह्मण्स के लिए हो या फिर मुस्लिम्स के लिए हो, बट आई फील कि जेंडर हटा के, कास्ट हटा के इक्वालिटी के साथ करना चाहिए जो सबके लिए बेनिफिट हो. योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पे बात कर रहे हैं. 6 महीने बाद आप लोग भी वोट डालेंगे, तो ये 4.5 साल कितने पसंद आए? और हर बार हम ये बात ज़रूर पूछ रहे हैं जनता से कि योगी सरकार बहुमत के साथ आई थी, किसी के सपोर्ट के नहीं, यानी मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ने उन्हें वोट किया था. तो अब 4.5 साल बाद वो पब्लिक ऐसा फील करती है? जहाँ तक पब्लिक का सवाल है तो हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन अगर आप हमसे मेरी राय पूछेंगी तो सबसे अहम राय ये है कि हमें तो नहीं लगता कि इस सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धियां करी हैं. अगर हम कोविड को उठा के देख लें, ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है. और उपलब्धियों की बात करेंगे तो आप यूँ कह सकती हैं कि फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया. ऐसे आप उपलब्धियाँ कहें तो कह सकती हैं, क्योंकि ना रोज़गार बढ़ा है, ना इस पेंडेमिक में किसी तरीके से किसी भी आम इंसान को रिलीफ मिला है, और चाहे वो कोई भी बेसिक ज़रूरतें हों. और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोविड में फेल हुए हैं, ये लगातार फेल होते जा रहे हैं. कोविड एक ऐसी जगह थी जहां पर इस गवर्नमेंट का पर्दा आप कह सकते हैं फाश हो गया. आपने क्या इंतज़ाम कर रखे थे? आपको पता था कि एक बार कोविड आ चुका है, दोबारा आने वाला है, कोई तैयारियां नहीं. किताब पर आप कितना चीज़ें छुपाएंगे, ये नहीं हुआ. अगर आप अपने सरकारी आंकड़े छुपाएंगे तो छुपाते रहें, लेकिन लोग तो बोल ही रहे हैं. कुछ लोग सामने आके बोल रहे हैं, कुछ लोग पीठ पीछे आके बोल रहे हैं. गवर्नमेंट के लिए बोलना किसी के लिए भी कठिन होता है, स्पेशली उन लोगों का जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट से एसोसिएट होते हैं, उन लोगों के लिए. लेकिन सच्चाई तो ग्राउंड लेवल पे आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप लोगों से रोज़ बात करती हैं. और इस पूरे ड्यूरिंग कोविड में आपने खूब बातें की होंगी, तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग फेल हुए हैं. ठीक है, अगर कोविड हटा दें तो उसके बाद तमाम नीतियां बनना, तमाम वो चीज़ जो विपक्ष कहता है कि योगी सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो वो गिनाएं, जिनका उन्होंने शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी कर दिया, तो गिनाइए. बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, ना मेरा कोई विपक्ष से मतलब है ना पक्ष से मतलब है. लेकिन कोई भी हमें आके बता दे कि हाँ ये किया गया है. जितने अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर लिया गया हो? कौन से ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी निकाल दी गई जिससे जिन लोगों ने वोट इसीलिए तो दिया था, जिन लोगों ने वोट दिया था इसीलिए बिहार पे दिया था, चाहे वो सेंटर में गवर्नमेंट चेंज करने की बात हो, चाहे यहाँ से. अराजकता इस लेवल पे चरम पर है. हम हमेशा पिछली गवर्नमेंट्स को किस बात का दोष देते थे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है. लॉ एंड ऑर्डर की तो और बुरा हाल किया है. तो अगर हम बात हर एस्पेक्ट में आप बात कर लीजिए, किसी एस्पेक्ट में भी ये एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी है गवर्नमेंट. अगर आपने बात सही कही तो जनता के बीच ही अपने काम लेकर के जाना पड़ेगा अब इस सरकार को अपने 4.5 साल के कार्यकाल के बाद. हालांकि अभी भी 6 महीने का वक्त है चुनाव में और जनता अपना मन बनाएगी, तो देखते हैं कि अगले 6 महीने बाद जो चुनाव है उसमें जनता किस पक्ष की ओर वोट करती है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं. तमाम वादे और दावे सरकार आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किए थे. क्या वो दावे और वादे जनता के बीच आकर पूरे हुए, या वो दावे जैसे पिछली सरकारों में हुए थे वो पूरे नहीं हुए, या हुए? जनता के बीच हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि क्या जो सरकार ने आने से पहले वादे जनता से किए थे कि तमाम योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी, गुंडागर्दी जड़ से उत्तर प्रदेश में खत्म की जाएगी, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? क्योंकि अब 2022 में सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 24 घंटे के भीतर सारे बिल माफ करने के साथ ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देगी. देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4.5 साल में क्या काम किया. लोगों से बातचीत करेंगे. सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मैं. दीपक शर्मा. दीपक जी, 4.5 साल चुनाव
सरकार को हो चुके हैं और अब 2022 के भी चुनाव करीब हैं, कैसे रहे 4.5 साल? क्या होगी 2022 की रेखा जो उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं? क्या ये सरकार दोबारा आएगी या अब मौका दूसरों को मिलेगा? देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की अगर आप दोनों का अगर सामंजस्य बिठाते हैं और आप पूछते हैं कि कौन अच्छा या कौन बुरा, तो निश्चित तौर से आप इस समय देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। और आप जो पिछला समय आप और हमने फेस किया है, तो कोरोना जैसी महामारी को जिसने पूरे विश्व को हिलाया है, उस महामारी को हम फेस करते हुए आ रहे हैं। और आप एक बात और देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन है वो इस समय भारत में, और विश्व की ना जाने कितने बड़े देशों की से भी बड़ी आबादी में उत्तर प्रदेश के अंदर हम बैठे हैं। और इसी आबादी के क्षेत्र में आप पहले की सरकारों से अगर आप तुलना करेंगे तो सबसे बड़ी बात आती है कानून व्यवस्था पे। जिन सरकारों में अपराधी मस्त होते थे, जनता त्रस्त होती थी, अपराधी मंत्रालय में बैठते थे, जो अपराधी होते थे वो जेल मंत्री बनते थे, कारागार मंत्री बनते थे, आज वही अपराधी या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर वो जहां उनका स्थान है वो वहां पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा होता है किसी भी लिए, चाहे वो गृहिणी हो, पुरुष हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा होता है। और आज की तारीख में अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यहाँ कितना भी बड़ा व्यापारी या कितना भी छोटा व्यापारी या कोई महिला या बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, बाकी सब चीज़ें बाद में आ जाती है, सुरक्षा सबसे पहले आती है। सिर्फ बात अपराध की हो गई, लेकिन जो व्यक्ति है वो रोजगार से भी ये भी पीड़ित है। रोजगार नहीं है लोगों पे, कोरोना के समय में रोजगार चले गए, रोजगार का भी मुद्दा बहुत है। देखिए, अगर आप रोजगार और बेरोजगारी की तुलना करते हैं तो सरकार की व्यवस्था इस समय सेंट्रल में मोदी जी की सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी चला रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को फेस करते हुए सबके बड़े से बड़े व्यापारी प्रभावित हुए हैं। इटली और अमेरिका जैसी नंबर 1 देश जो स्वास्थ्य सुविधा में सबसे नंबर 1 थे, वो त्रस्त हो गए। उसके बावजूद भी इस प्रदेश की अगर आप बात करें तो किसी भी बड़े उद्योग को बंद नहीं होने दिया गया है, रोजगार चलने का हर संभव प्रयास किया गया है। इस सेकेंड टर्म में भी आपने देखा होगा। और दूसरी बात, कोई गरीब, कोई भूखा, कोई मजदूर भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने भी की है। लगभग 80 करोड़ लोगों को वो अन्न योजना के माध्यम से घर घर अन्न पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे कोई गरीब भूखा ना सोए। आपके पास लौटूंगा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। आबिद जी, अगर अपराध की बात आए तो सबसे पहले मुसलमान को उससे जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, कहा जाता है कि योगी जी मुसलमानों के विपरीत काम करते हैं। कैसे देखते हैं 4.5 साल, और कैसे होंगे 6 साल के बाद आगे 5 साल? देखिए, ये हम लोगों की एक मानसिकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये हम लोगों की एक मानसिकता है कि हमें हिंदू का एंटी होना है या हमें मुस्लिम का एंटी होना है। अगर हम इंसानियत को देखेंगे तो हम किसी का एंटी नहीं है। रही बात भाजपा की, भाजपा जो है, अगर आप विकास की बात करेंगे तो आप निकल के देखिए कैसे कैसे हाईवे बने हैं, कैसे कैसे रोड बने हैं, कैसा विकास हुआ है। अगर हम अपने घर में बैठ के विकास की बात करेंगे तो हम विकास देख नहीं पाएंगे। सर, 6 विधायक मेरठ में हैं, आए आपके घर? कोई सा विधायक आया आज तक? किसी काम को पूछने के लिए आप गए तो आपका काम हुआ? क्योंकि जनप्रतिनिधि से ही आस लगाते हैं कि अधिकारी ना सुने, तो जनप्रतिनिधि से आस होती है लोगों को। जी बिल्कुल, जितने भी हमने कभी भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी किसी भी चीज़ की हुई है तो हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि, जो भी हमारे बड़े हैं, हम उनके पास गए हैं और उन्होंने हमारे जो भी काम हैं उन्हें पूरा किया है। युवा होने के नाते आप क्या देखते हैं कि अगली सरकार कैसी हो? ये सरकार अगर दोबारा उत्तर प्रदेश में आए तो वो क्या काम युवाओं के लिए करे? युवाओं के लिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार में बेरोजगारी, जो सब लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी है, उसके लिए काम करे सरकार। और जितने भी लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करें। कहते हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे तो तब चलेंगे ना जब खाने के लिए रोटी होगी। वो तो लोग बेरोजगारी से लोग पीड़ित हैं सबसे ज़्यादा। बिल्कुल सर, लेकिन समय भी तो बचाना है। बेरोजगारी भी एक मोटिव है और एक समय भी मोटिव है। दिल्ली एक्सप्रेस वे बना है तो अपना समय बचेंगे तो आदमी इम्प्रूवमेंट करेगा। जब समय बचेगा जब तो इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर रोड पे ही सारा समय ख़राब कर देगा तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? सर, क्या कहेंगे कि 6 महीने में और क्या कुछ होना चाहिए जनता के लिए? देखिए, आप सबसे पहले मुख्य बात, अगर अभी रोड एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी तो मेरठ के अंदर 6 कनेक्टिंग रोड है। अगर मेरठ की ही विकास की बात करें तो मेरठ से पौड़ी, मेरठ से आपका दिल्ली, मेरठ से आपका करनाल, मेरठ से आपका बागपत, मेरठ से आपका ब्रजघाट, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे, और हिंदुस्तान का सबसे पहला RRTGS प्रोजेक्ट
रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, आप देखिए कि मेरठ से लाखों लोग रोजाना हजारों की तादाद में आते हैं जाते हैं। व्यापार दिल्ली के ऊपर हमारा आश्रित रहता है। अगर हमारा व्यापार अच्छी गति से चल पाएगा, अगर हमारे रास्ते अच्छे होंगे, तो व्यापारी सुबह 8 बजे जाकर 10 बजे दोबारा अपने प्रतिष्ठान पर आएगा, अपना व्यापार करेगा, खुशहाली से व्यापार करेगा। और ये भी एक बड़ा माध्यम होगा। अगर आप बिजली की बात करें तो ये वही प्रदेश है जब समाजवादी या बसपा की सरकार होती थी तो गिने चुने कुछ जिलों में सरकार की जो जहां प्रभावशाली लोग रहते थे वहां 24 घंटे लाइट आती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 18 घंटे, और मैं समझता हूं मेरठ की स्थिति अगर मैं देखूं तो 24 घंटे के लगभग लाइट आ रही है, सुचारू व्यवस्था से आ रही है। तो जब आपके पास लाइट 24 घंटे पर्याप्त होगी, आपके पास अच्छी सड़कें होंगी, तो निश्चित तौर पर विकास होना 100% तय है। बिजली की बात आप कर रहे हैं। कोरोना के काल में शायद सभी व्यापारियों ने सरकार को कोसा कि बिजली का बिल माफ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे को बुलाया है और कहा है कि पिछले बिल माफ करेंगे और 300 यूनिट तक हर घर में बिजली फ्री होगी। शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के लिए हो सकता है, आम आदमी के सरोकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली। देखिए, हमारा सबसे बड़ा अगर आप बात देखें तो मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, वो कोविड के टाइम में ही निकल कर आया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम किसी को मांगने की या हाथ फैलाने की आदत डालते हैं ना, तो वो जीवन भर आश्रित होकर रहना चाहता है। लेकिन ये सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। आप देखिए, जिस देश में कभी पीपीई किट का कोई रोल नहीं था, आप देखिए जहाँ कोविड के टेस्ट नहीं होते थे, आप देखिए जहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर की कोई वैल्यू नहीं थी, आप उसी प्रदेश, उसी देश के अंदर रह रहे हैं। आज वहाँ पर अगर कोविड का टेस्ट होता है तो हमारे पास बहुत सारी टेस्ट लैब पर्याप्त रूप से हैं, हमारे पास पीपीई किट बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पर्याप्त रूप से हैं। आप ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन इस देश के अंदर हो रहा है। कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारे यहाँ लगभग 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई और इतना बड़ा वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये सरकार, मैं समझता हूँ, और सरकारों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, और आपका समझ लीजिए देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर, आत्मनिर्भर भारत बनाने के मुद्दे पर, या लाइट के मुद्दे पर, मैं समझता हूँ बहुत 100% 100 में से 100 नंबर इस सरकार को दिए जाने चाहिए। हाजी जी, मेरठ में 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद मेरठ से ही हैं, राज्यसभा सांसद हैं, MLC हैं, तमाम बड़ी एक फौज भाजपा के नेता जो कैबिनेट में भी हैं, तमाम जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी मेरठ में हैं। क्या आज तक आपने उनसे कोई अपनी समस्या साझा की, या आपके यहाँ वो कभी आए विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद? देखिए, हमने कभी उनसे अपनी समस्या नहीं बताई। अगर हम समस्या उनसे बताते तो वो हमारी समस्या का समाधान जरूर करते। अगर वजह क्या रहती है कि एक मुसलमान के दिमाग में क्यों भ्रम है? समस्या होगी तो वो समस्या के लिए जाएगा, अगर समस्या के लिए वो जाएगा तो उसकी समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम घर बैठ के ये कहें कि भाजपा के 6 विधायक हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, सांसद हैं, और हम उनके पास जाएंगे नहीं, सोचते हैं कि हम उनके पास तो जाएंगे नहीं और हमारा काम घर बैठे हो जाए। 300 यूनिट बिजली मुद्दा बनाएंगे आप? ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ वादे हुए थे, क्या पूरे हुए हैं और कितने अधूरे रह गए हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्या जो एंटी भू माफिया था वो कितना कारगर साबित हुआ, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे वो कितना कम हुए, इन सब बातों के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ उन्नाव की जनता मौजूद है। उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर जो 4.5 साल पूरे हो गए हैं योगी सरकार के, तो क्या कुछ विकास हुआ है, कितना अधूरा रह गया, क्या कुछ होना चाहिए था उन्नाव में? नहीं, सरकार ने कोई विकास नहीं किया। विकास के नाम पे इनको पूरे प्रदेश की जनता ने वोट दिया। इन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, लेकिन वो गड्ढा मुक्त सड़कें भी इन्होंने नहीं बना पाई। और उसके साथ साथ देश में बेरोजगारी, प्रदेश के अंदर भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग भूखों मरने को मौजूद हैं। ये स्थितियां हैं कि अभी हाल में ही अब शुक्लागंज में पति पत्नी दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली इसी भुखमरी और बेरोजगारी के कारण। तो ये सरकार किसानों के न हित में है, न देश के हित में है, न जिनको रोजगार चाहिए उनके हित में है। बहुत सारे कानून लागू किए जा रहे हैं, तो कितना कुछ कारगर साबित हुए हैं, क्या लगता है आपको? कोई विशेष सफलता नहीं मिली है योगी सरकार को। जो वो चाह रहे थे, जितना विकास के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं, उतना कोई विकास भी नहीं हुआ है और ना ही अपराध पर नियंत्रण हुआ है। नारी समाज की जो अपराध पर नियंत्रण की बात कही गई है वो केवल जवानी जमा खर्च है, अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। तो कुल मिला के ढिंढोरा ज़्यादा पीटा गया है ये कहना है, लेकिन अब धरातल पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है।
आगे बात करते हैं, क्या लगता है विकास हुआ है कहीं ना कहीं? देखिए, विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी सरकार बनी, उसके बाद विकास भी हुआ। लेकिन अगर बात करी जाए कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था एनकाउंटर तक से सीमित नहीं रहती है। अगर ज़िले की बात करी जाए, ज़िला छोड़ दीजिए, जिस शहर में है, जिस शहर में निवास करते हैं, वहाँ आजकल लड़कियां या औरतों का निकलना मुश्किल है। पिछले 15 दिनों में, मतलब एक आंकड़ा है, पिछले 15 दिनों में 5 से 8 से ज़्यादा टप्पेबाजी और 3 से 4 से ज़्यादा लूट शहर में ही हो चुकी है। तो आप अनुमान लगाइए कि स्थिति क्या होगी शहर की। दूसरी बात यह है कि शहर में विकास के लिए 2 महानगरों के बीच में उन्नाव बसा हुआ है। जिला एक छोटा जिला नहीं कहा जा सकता है, 2 महानगरों के राजधानी के समीप है। इसके बाद भी शहर में कोई विकास नहीं हुआ। शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, अब तक 5-5 विधायक, एक सांसद 6-6 विधायक नहीं दे पाए, मतलब सत्ता उनकी है। इसके पहले अखिलेश यादव थे। तीसरी बात, ट्रामा सेंटर, मतलब एक बहुत छोटी व्यवस्था और बहुत बड़ी व्यवस्था है। ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल में है, लेकिन उसमें सारी मशीनें लगी हुई है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है, उनके ऑपरेटर नहीं है, उनके इंजीनियर नहीं है। तो आप अनुमान लगाइए। बिल्कुल। और चौथा ये है कि गड्ढा मुक्त सड़क और अन्य सारी बातें। टोल आप देखिए कितना महंगा हुआ जा रहा है, पेट्रोल आप देखिए कितना महंगा हुआ जा रहा है, मतलब गाड़ी से जगह साइकिल पे लोग चलने लगे, मान लीजिए चलने लगे, ठीक है। इसके बाद भी सरकार ढिंढोरा पीट रही। लेकिन एक चीज़ मजबूत हुई, उस पर खुशी होती है। खुशी के साथ साथ उसी के बल पे वोट करते और करते आएंगे कि हिंदुत्व मजबूत हो, और हिंदुत्व मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। तो अन्य सरकारें भी आप लोगों ने देखी, इसके पहले भी सरकार बसपा सरकार थी, और उसके पहले जो है बसपा सरकार थी, सपा सरकार है, तो उसकी तुलना में कहाँ तक की विकास लगता है आपको हुआ है? विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। पहले जो माननीय अखिलेश जी की योजनाएं थीं, उन्हीं का इन्होंने शिलान्यास और फीता काट के उद्घाटन किया। कोई भी ऐसी नई योजना नहीं है जिसको इन्होंने किया हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो या मेट्रो हो। जो भी योजनाएं हैं वो पूर्व सरकार की हैं। और इस सरकार में जो सबसे बड़ी बात है वो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो पुलिस वाला 50 रुपये लेके किसी की गाड़ी छोड़ देता था या कुछ करता था, आज वो 500-1000 रुपये ले रहा है। और ये हो रहा है कि योगी सरकार बहुत सख्त है। योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कितना बदला उत्तर प्रदेश, इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं अमेठी में। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में है। अगर बात की जाए तो अमेठी पहले गांधी खानदान का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस बार यहाँ पे बीजेपी का कमल खिला है और स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में कितना बदलाव आया है। सर ये बताएं, यूपी में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में क्या बदलाव आप देख रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़क को लेकर? कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ ही है। स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन रही बात जहाँ सड़क विभाग की, यूपी सरकार ये दावा करती है कि गड्ढा मुक्त सड़क रहेगी, तो गड्ढा मुक्त वाला कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अभी हमारे यहाँ जामो ब्लॉक पड़ता है, जामो ब्लॉक में देख लिया जाए तो 3 से 4 फीट करीब पानी भरा रहता है, गड्ढे हैं, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। उसी तरह एक हाईवे जाता है रायबरेली से अमेठी होते हुए सुल्तानपुर जाता है, उसमें गांधीनगर एक लिंक मार्ग है, उसमें भी यही हाल है, 2 किलोमीटर का चलना दूभर है। तो ये सरकार जहां वादा करती है कि हम गड्ढा मुक्त सरकार दे रहे हैं सड़क, उस वादे पर कभी खरी नहीं उतर रही है। कुछ चीज़ों में है, स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सुधार हुआ है, इसके लिए मानता हूँ मैं, और भी कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन काफ़ी कमियां हैं। जैसे कि सरकार में इसके पूर्व में मिट्टी का तेल मिलता था गरीबों को, शाम के टाइम बिजली नहीं रहती तो लोग मिट्टी का तेल जला करके अपने काम कर लेते थे। मिट्टी का तेल इस सरकार के आते ही बंद हो गया। और बिजली व्यवस्था की क्या हाल सब जानते हैं, शाम को जब 7 बजे खाना खाने का टाइम होती है लोगों को, तब बिजली नहीं रहती है, ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है। अतः इस सरकार इस बिजली विभाग में तो एकदम फेल नज़र आती है। फिर बिजली नहीं मिल रही है, मिट्टी का तेल गरीबों को मिल जाता था वो नहीं मिल रही है, और कुछ सुविधाएं दिया है इन्होंने, जैसे फ्री राशन बांट रही है गरीबों को, लेकिन उससे किसानों की कमर टूट रही है। फ्री राशन बांट करके जो बिचौलिए लोग हैं वो राशन खरीद रहे हैं, और हम लोगों का गेहूं और धान सस्ते में बेचना पड़ता है। तो इस सरकार में करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ चीज़ों पर खरी उतरती है तो कुछ चीज़ों बहुत खरी नहीं उतर रही है। महंगाई कम हुई है? महंगाई नहीं कम हुई है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल 100 रुपये करीब पहुंचने वाला है, और डीजल भी उसी तरह है। तो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने से महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही सारे सामान आते जाते हैं, तो उससे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो आसमान छू रही है। सरकार में महंगाई कम करने का कोई काम किया ही नहीं है। फिलहाल हमारे साथ ये थे जिनका महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दर्द इनका फूटा है, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं दादी। दादी क्या नाम है आपका?
बोल दीजिए दादी, क्या नाम है? आमिना बानो। ये बताएं, आप इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल आई हैं, क्या लगता है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं पहले से? ठीक है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम जियाउल हक है। ये बताएं कि जो सरकार का दावा था कि गुंडा राज खत्म हो जाएगा, वो खत्म हुआ है या अभी भी वैसे है? खत्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा भी है सब ठीक चल रहा है फिलहाल। और ठीक क्या चल रहा है आप खुद देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ख़राब चल रही है। अभी भी रोड देख रहे हैं आप, यहाँ से सुकुल बाजार मोड़ से इंटर कॉलेज रख लीजिए, यहाँ से सुकुल बाजार तक आप बता दीजिए, आप तो खुद गए होंगे उस रास्ते से, रोड कैसी है। फिर यहाँ रानीगंज से आप देख लीजिए, सत्थिन शरीफ से आप निकल लिए सुकुल बाजार तक, रोड कितनी अच्छी है आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब चलना इतना दुश्वार हो चुका है कि आदमी के पास एक तो पैसे नहीं, लॉकडाउन मार रहा सबको, उसके बाद में परेशानी इतनी है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। सरकार ने कहा था पहले, मोदी जी ने कहा था कि रोज़गार इतना देंगे, इतना रोज़गार रह कहाँ गया है? रोज़गार कोई पता ही नहीं रोज़गार का। क्या नाम है आपका? सोनी यादव हमारा नाम। ये बताएं, आप लोग घर से आती हैं, ऐसे में जब बाहर निकलती हैं तो आपको सुरक्षा महसूस होती है पिछले 4 सालों में, या आप कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं एक बेटी होने के नाते? हाँ, सुरक्षा महसूस होती है, पर उतना ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ कमी है अभी भी आप लोगों को बाहर निकलने में कहीं ना कहीं डर लगता है? हाँ, डर लगता है। किस बात का डर लगता है? जैसे हम बाहर जा रहे हैं, अभी कोई भी लोग हमें मिले, या फिर इधर सड़क के मामले में इधर बाहर जाएं, जंगल पड़ता है और बहुत सारी परेशानियां आती हैं ऐसी। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई कम हुई है? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। महंगाई के मामले में तो हम बताएं कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें तो लोग जनसंख्या भी जो बढ़ रही है, उस गरीबों का बहुत ज़्यादा, जहाँ पर बड़े लोग, हाँ तो वही बड़े लोगों की सुनाई होती है जहाँ भी जाओ, और छोटे लोग की सुनाई नहीं होती, गरीबों का कुछ देख रेख होता ही नहीं। ये थी हमारे साथ अमेठी की बेटी, जिनका कहना है कि गरीबों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। हमारे साथ फिलहाल कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल कौशल, जगदीशपुर अमेठी। ये बताएं, पिछले 4-4.5 साल की बात की जाए तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं? सर बहुत बदलाव देख रहे हैं हम इस देश में। अमेठी भी हमारा बदल रहा है। हमारा जगदीशपुर आज CSC हम जो देख रहे थे कि सिर्फ इसमें 5 वार्ड रहते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं ट्रामा सेंटर यहाँ लाया गया है। तो देश के हित में ये कार्य किया जा रहा है। अमेठी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन लोगों का जो कहना है बदलाव नहीं हो पा रहा है। आज हम देख रहे हैं, हम अगर 5 लोगों का व्यवस्था कर रहे हैं तो कल 10 हो जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमेशा अव्यवस्था होती रहेगी। इस पर हमें नियंत्रण करना होगा कि सबसे पहले हम अपने आप को कामयाब बनाए। उतना ना तो कोई सरकार दी जाती है खाने के लिए, ना मोदी सरकार दे जाएगी। राहुल गांधी सरकार थी 70 साल, तब भी वही विकास था, और आज भी मोदी सरकार है तब भी वही विकास है। लेकिन आगे कोई भी कार्य हो, उसके लिए सबसे पहले हमें नियंत्रण करना चाहिए। अगर हमारा घर परिवार है तो घर का मुखिया जब तक नहीं संभालेगा परिवार को, तब तक नहीं संभाल सकता है। अब शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है, और स्वास्थ्य में देख ही रहे हैं आप कितना लोगों को जो है व्यवस्थाएं, यहाँ पे ट्रामा सेंटर भी हो गया है और ऑक्सीजन प्लांट भी हो गया है और सारी सुविधाएं दी गई हैं। गुंडा राज खत्म हुआ है यूपी से? बिल्कुल, एकदम। इसके प्रति तो एकदम सरकार का बहुत कड़ा सख्त रुख रवैया है, और ऐसा होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जिस तरीके से अमेठी में विशेष तौर पे सुल्तानपुर, हम तो दोनों जिले देख रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये व्यवस्था हर जगह है, और ऐसा सरकार हमेशा ही बनी रहे बराबर। ये बताएं, राहुल गांधी यहाँ पे सांसद थे, उसके बाद अब स्मृति ईरानी यहाँ पे सांसद है, तो दोनों के कार्यकाल में अंतर क्या देख रहे हैं? पहले विकास हो रहा था या अब हो रहा है? नहीं, पहले की अपेक्षा तो बहुत बेहतर है, और ऐसे ही सरकारें बनी रही तो और भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, इससे भी अच्छी व्यवस्था हो रही। ये सब थे हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग जिनसे बात की गई, और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। अमेठी से JK 24x7 के लिए कुलदीप सिंह।